नमस्कार मित्रों, मैं विश्वनाथ मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अरस्तु के टेलियोलॉजी पर बातचीत करेंगे। हिंदी में इसे हम लोग स्वदेश्यता का सिद्धांत कहते हैं। इसके पहले कि हम लोग स्वदेश्यता के सिद्धांत को आगे समझने की कोशिश करें, हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि अरस्तु ने जिस टेलियोलॉजी का समर्थन किया है या जिस टेलियोलॉजी के सिद्धांत का अरस्तु ने प्रतिपादन किया है, क्या वह प्लेटो से प्रभावित है या उसने प्लेटो के प्रभाव को थोड़ा नकार कर अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश किए हैं। इस दृष्टि से हमारे पास एक दो उदाहरण हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले यदि हम जॉन एम रिस्ट के विचारों को देखना चाहें तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ एरिस्टोटेलियन टेलियोलॉजी, और इसमें वे लिखते हैं कि फ्रीक्वेंटली व्हेन एरिस्टोटल रिफर्स टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ही रिफर्स टू द थ्योरी एज एक्सपाउंडेड इन फेडोज। और आपको पता है कि फेडो प्लेटो की एक रचना है। तो फेडो में और टाइमियस में प्लेटो के द्वारा एक टेलियोलॉजी की बातचीत की गई है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि जॉन एम रिस्ट यह विचार रखते हैं कि अरस्तु उस विचार से एक प्रभावित विचारक है। इसकी जगह पर यदि हम जेडी लोगान के विचार को देखें, उन्होंने एक आर्टिकल लिखी है द एरिस्टोटेलियन टेलियोलॉजी, और इसमें वो कहते हैं कि द एरिस्टोटेलियन टेलियोलॉजी डेवलप्स बाय द स्लाइटेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड इन द सिंपलेस्ट वे फ्रॉम द मेटाफिजिक्स ऑफ द रिपब्लिक एंड फेडोज। तो फेडो और फिलिबस की भी बात करते हैं। तो फेडो में, फिलिबस में और टाइमियस में जो स्वदेश्यता का विचार प्लेटो ने रखा है, उसके बारे में जेडी लोगान कह रहे हैं कि अरस्तु उसको थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके स्वीकार करते हैं। तो ये तो हो गई दो व्याख्याएं। अब इन दो व्याख्याओं के बाद यदि हम यह जानने का प्रयास करें कि ये वास्तव में टेलियोलॉजी है क्या, तो हम कह सकते हैं कि यह जो टेलियोलॉजी है उसके हम कहेंगे कि यह एक प्रकार का स्वदेश्यता शास्त्र है। और स्वदेश्यता शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान की वह शाखा जो लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ववर्तीता के आधार पर वस्तुओं की या जीवों की व्याख्या करता है। और थोड़े सरल शब्दों में कहें तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्वदेश्यता का जो विचार है वह मानता है कि किसी विशिष्ट जीव की या किसी विशिष्ट पदार्थ की जो आकार, मतलब स्ट्रक्चर के सेंस में यहाँ आकार कहेंगे, तो जो स्ट्रक्चर है उसका कुछ विशेष उद्देश्य है और उसी विशेष उद्देश्य की वजह से उसकी एक खास तरह की संरचना है। अब विचार करने की यह जरूरत है कि उद्देश्य पहले है और उद्देश्य पहले होने के बाद उसकी संरचनाएं हैं, तो ऐसा क्यों है? और पहले प्लेटो को और प्रसंगवश यहाँ अरस्तु को इस तरह के विचार रखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका उत्तर एक यह होता है कि अरस्तु प्रकृति में जो परिवर्तन घटित होते हुए देखते थे, मानव जीवन में जो वे परिवर्तन देख रहे थे, उसे वे समझने का कोशिश कर रहे थे, समझना चाहते थे। और प्लेटो भी ऐसा समझने की कोशिश कर रहे थे। प्लेटो ने एक एंगल लिया कि जो कुछ भी परिवर्तन घटित होता है उसकी वजह आइडिया ऑफ गुड है। आइडिया ऑफ गुड जैसा चाहती है वैसा ही परिवर्तन घटित होता है। अरस्तु का जो विचार है, अरस्तु के इस विचार को समझने के लिए हमें प्लेटो से उनके डिफरेंस को समझना आवश्यक है।
प्लेटो के बारे में हम जानते हैं कि वह एक एकत्ववादी विचारक है, और अरस्तु के संदर्भ में हम देखेंगे कि अरस्तु भी एक एकत्ववादी विचारक हैं, किंतु उनमें एक तरह का ड्युअलिज्म भी है, एक तरह का उनमें द्वैतवाद भी है। और द्वैतवाद वह ऐसे है कि अरस्तु यह स्वीकार करते हैं कि मैटर से फॉर्म की ओर एक गति पाई जाती है। मतलब जो कुछ भी सब्सटेंस है, जो कुछ भी पदार्थ है, उसका विकास होना है, और उस विकास की प्रक्रिया में जो भी उसमें रूपांतरण हो रहा है वह रूपांतरण असंगत नहीं है। प्लेटो ने क्या मान लिया था कि आइडियल स्टेट में यदि कोई रूपांतरण होता है, कोई चेंज होता है, तो वह आइडियल स्टेट का पतन होगा। लेकिन अरस्तु ऐसा नहीं मानते हैं। अरस्तु मानते हैं कि हर तरह का जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन की वजह कुछ उद्देश्य था, और किसी न किसी अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह परिवर्तन हो रहा है। तो अरस्तु में जो मैटर और फॉर्म का विचार है, उसके आधार पर हम लोग ऐसा मानते हैं कि उनमें भी एक प्रकार का द्वैतवाद पाया जाता है। अब अरस्तु जब परिवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं, तो उस समय के ज्ञान की जो सीमा है, हमें एक बार उसे भी समझ लेने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हम जानते हैं कि तब यह ज्ञात नहीं था कि मोशन इज इनहेरेंट इन मैटर। मैटर में मतलब पदार्थ में गति अंतर्निहित है। तब यह ज्ञान प्रामाणिक रूप से हमारे पास उपलब्ध नहीं था, और हम जानते हैं कि न्यूटन की खोजों के बाद से यह ज्ञान हमारे सामने आया। तो जब यह ज्ञान आ गया, तब हम किसी परिवर्तन की व्याख्या इस आधार पर कर सकते थे कि पदार्थ के भीतर एक गति अंतर्निहित है, और इस गति की वजह से ही उसमें परिवर्तन आता है। पर इस एंगल को लेने की सुविधा अरस्तु के पास नहीं थी। यह तो एक बात हुई। और दूसरी बात यह थी कि जिस तरह हम हिंदू बहुदेववादी हैं, उसी प्रकार से जो अरस्तु का समय है, खुद अरस्तु हैं, उनके लोग हैं, वे पैगन थे। और हिंदुओं के बारे में कभी कभी यह कहा जाता है कि हिंदूज आर लास्ट सर्वाइविंग पैगन्स। मतलब जो हिंदू हैं वह अंतिम बहुदेववादी लोग हैं। तो एक बहुदेववादियों में एक समस्या आती है परिवर्तन को समझने के लिए। यह समस्या सांख्य दर्शन में भी आई थी, और सांख्य दर्शन ने अपने तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। वो जो समस्या आती है वह यह आती है कि मान लीजिए हम बहुदेववादी हैं, तो पानी का एक देवता है, पृथ्वी का एक देवता है, आकाश का एक देवता है, आग का एक देवता है। और एक बार हम मान सकते हैं कि इन पदार्थों में जो कुछ गति है, इनकी जो नियति है, वह इनके पीछे जो ईश्वरीय तत्व है उसकी वजह से है। लेकिन फिर भी एक प्रश्न आ ही जाता है कि ये चारों तत्व जब मिल करके, पांचों तत्व मिल करके, क्योंकि हम कहते हैं कि पंच महाभूतों से ही ये प्रकृति जगत बनी हुई है, तो ये पंच महाभूत किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में मिलते हैं? मतलब कि जो अगर अलग अलग देवता हैं, पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले, वो आखिर आपस में क्यों ऐसा सहयोग करना चाहेंगे? इसका मतलब उन देवताओं को कोऑर्डिनेट करने वाला भी एक विचार या एक ईश्वर चाहिए। तो कम से कम हिंदुओं ने इसका समाधान कर लिया, क्योंकि हिंदुओं के बहुदेववाद में एक ईश्वरवाद भी आता है। लेकिन जो पैगन्स थे, जैसा अरस्तु सोच रहे थे, उनके यहां यह लिबर्टी नहीं ली जा सकती थी। यह दूसरी बात हो गई। तो फिर उनके सामने यह समस्या बनी रह जाती है
कि आखिर जो परिवर्तन हो रहा है, जिसमें विभिन्न तत्व मिलते हैं या कुछ तत्व एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके पीछे आखिर कारण क्या है। एक तीसरी चीज का भी हमें यहां पर संज्ञान लेना चाहिए, और वह यह बात है कि प्लेटो और अरस्तु के समय में दुनिया को समझने की, या इसको थोड़े बड़े पैमाने पर कहिए तो जितनी भी एंशिएंट सोसाइटीज हैं, वहां पर दुनिया को समझने की कोई बाइनरी अप्रोच नहीं हुआ करती थी। वहां पर ये मानते थे कि दुनिया के में जो अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग समुदाय हैं, वह कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। और एक बात और हुआ करती थी कि सजीव और निर्जीव की परिभाषा वैसी नहीं बन पाई थी जैसी परिभाषा हम आज के समय में देखते हैं वैज्ञानिक खोजों के बाद, या चेतन तथा अचेतन की वह धारणा भी ऐसी विकसित नहीं हो पाई थी। तो ऐसी स्थिति में प्रायः सारे एंशिएंट सोसाइटीज में यह माना जाता था कि कोई तत्व है पदार्थ के भीतर, जीव के भीतर, जो उसको प्रेरित करता रहता है गति करने के लिए या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिसको वह प्राप्त करना चाह रहा है। तो ये जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि के भीतर से अरस्तु के टेलियोलॉजी का, यानी कि उनके सौदेश्यता के सिद्धांत का विकास होता है। और अरस्तु के सौदेश्यता सिद्धांत को हम उनके कारणता के सिद्धांत से समझ सकते हैं। तो जो अरस्तु का कॉजेलिटी का थ्योरी है, उसमें वे 4 मुख्य कारण की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला कारण होता है भौतिक कारण, मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मटेरियल कॉज मान लीजिए मिट्टी है, और फिर वो एक अगले कारण की चर्चा करते हैं जिसको कहते हैं वह निमित्त कारण, अंग्रेजी में इसे हम कहेंगे इफिशिएंट कॉज। तो जो ये इफिशिएंट कॉज है वह कुम्हार है। और तीसरे कारण की चर्चा करते हैं कुम्हार मतलब पॉटरमैन, और तीसरे कारण की वो जो चर्चा करते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल कॉज, ये स्वरूप कारण कहते हैं इसे। तो घड़े का जो विचार है, मान लिए मिट्टी है, कुम्हार है, और जो कुम्हार के मन में घड़े का विचार है यह है फॉर्मल कॉज, और जो कुम्हार फिर उस विचार के आधार पर घड़े को बना देता है। तो ये जो घड़े को बना देना है फाइनल कॉज, तो ये फाइनल कॉज वह उद्देश्य है जिसके लिए किसी घड़े का निर्माण किया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाइनल कॉज घड़े के रूप में देखेंगे तो उसमें पानी रखना, ताकि पानी स्वच्छ रहे, शीतल रहे और उसको पी सकें। ये हम घड़े का, कुम्हार का, मिट्टी का उदाहरण दे करके अरस्तु के इन 4 कारणों को हम आपसे साझा करने का प्रयास किए हैं। लेकिन यदि हम इसको राजनीति शास्त्र में प्रयोग करना चाहें तो राजनीति शास्त्र में यह किस प्रकार से काम करेगा, उसके लिए हमें जो राजनीति शास्त्र से जुड़े हुए विषय हैं उनका भी उदाहरण देना पड़ेगा। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अरस्तु जब सिटी स्टेट की चर्चा करते हैं तो सिटी स्टेट में मटेरियल कॉज क्या है। तो सिटी स्टेट में मटेरियल कॉज है स्त्री, पुरुष, दास, उत्पादन के उस वक्त के जो भी साधन हैं वो, राजनीति में भाग लेने वाले जो लोग हैं वे, ये सब मिल करके एक उपादान कारण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये मटेरियल कॉज के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अब ये जो मटेरियल कॉज हैं
ये मटेरियल कॉज आखिर एक स्टेट में, सिटी स्टेट में अपने आप को क्यों और किस तरह समाहित करना चाहेंगे। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी एक इफिशिएंट कॉज की, मतलब निमित्त कारण की जरूरत पड़ेगी। और वह जो निमित्त कारण है वह है शासन, वह है गवर्नमेंट, वह है किंग, वह है लॉ गिवर। और अब देखिए, हमारे पास भौतिक कारण के रूप में मटेरियल कॉज भी हो गए, हमारे पास इफिशिएंट कॉज के रूप में, निमित्त कारण के रूप में लॉ गिवर भी हो गया। तो अब हमें एक फॉर्मल कॉज की जरूरत है। फॉर्मल कॉज मतलब वो आइडिया चाहिए, वो विचार चाहिए। तो सिटी स्टेट के संदर्भ में देखिए, तो जो सिटी स्टेट का संविधान है वह संविधान एक फॉर्मल कॉज के रूप में प्रकट होता है अरस्तू के चिंतन में। और जब हम यहां देखते हैं कि मटेरियल कॉज हो गया, इफिशिएंट कॉज हो गया, फॉर्मल कॉज हो गया, तो फिर वह फाइनल कॉज क्या है जिसके लिए ये सब मिल करके एक समूह, एक संगठन, एक सिटी स्टेट बनाते हैं। तो वह है शुभ जीवन की प्राप्ति। और यहां पर आपको यह जरूर ध्यान होगा कि अरस्तु ने कहा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए वह बना हुआ है। तो वह जो शुभ जीवन का लक्ष्य है, उस शुभ जीवन को प्राप्त करने के लिए इस सिटी स्टेट का उदय होता है, सिटी स्टेट बनता है। इसी उदाहरण को हम दासों के ऊपर भी लागू करके समझ सकते हैं। दासता का सिद्धांत भी अरस्तु का है, आप जानते हैं। तो दासता के सिद्धांत के ऊपर यदि हम उसकी टेलियोलॉजी का प्रयोग करना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि जो दास का सुगठित मजबूत शरीर है वह मटेरियल कॉज है। अब ये जो स्ट्रक्चर है दास के शरीर का, एक खास तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें वह मजबूत शरीर से है तो वह शारीरिक मेहनत कर सकता है। तो शारीरिक मेहनत करने के रूप में जो मटेरियल कॉज उपलब्ध है, तो उसके लिए यह जरूरी है कि यहां पर एक निमित्त कारण भी हो, एक इफिशिएंट कॉज भी हो। इफिशिएंट कॉज क्या करेगा? इफिशिएंट कॉज उस शारीरिक क्षमतावान दास को एक दिशा निर्देश देगा कि उसको करना क्या है, क्यों करना है, कब करना है। मतलब जिस तरीके से एक लॉ गिवर की जरूरत थी, एक किंग की जरूरत थी, एक शासक समुदाय की जरूरत थी, सिटी स्टेट में इफिशिएंट कॉज के रूप में, निमित्त कारण के रूप में, उसी प्रकार से दास के जीवन में स्वामी की जरूरत है। और स्वामी ही उसे वह दिशा निर्देश दे सकेगा कि उसे किस प्रकार का कार्य करना है, कब करना है, कैसे करना है। ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर इस उदाहरण में फॉर्मल कॉज क्या है, स्वरूप कारण क्या है। तो यहां पर जो स्वरूप कारण है वह स्वरूप कारण दास के दिमाग में नहीं है। वह स्वरूप कारण कहां है? वह स्वरूप कारण मास्टर के दिमाग में है। और जो मास्टर है वह जानता है कि इस दास में इतनी बुद्धि नहीं है कि यह राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग ले सके, या कई बार ऐसा है कि अपनी क्रियाकलापों से यह अपना ही नुकसान कर लेगा। तो एक सही दिशा में उसको लगाए रखने का जो प्लान है मास्टर के पास, स्वामी के पास, वही यहां पर फॉर्मल कॉज है, स्वरूप कारण है। और फिर हम बात करें कि इस उदाहरण में फाइनल कॉज क्या है, तो फाइनल कॉज के हम रूप में देखेंगे कि यहां फाइनल कॉज के रूप में
जो मास्टर है, जो स्वामी है, उसको जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं उसको न करना पड़े, इससे उसको अवकाश मिल जाए ताकि वह राजनीतिक क्रियाकलापों में, नैतिक उत्थान के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग ले पाए। और दूसरी ओर दास के लिए एक संरक्षक की भूमिका वह निभा पाए ताकि वहां दास भी सुरक्षित रह सके। ये यहां पर फाइनल कॉज के रूप में आता है। अब यदि हम यह विचार करें कि दास में हम टेलियोलॉजी को देख लिए, हम सिटी स्टेट में टेलियोलॉजी को देख लिए, तो विचार करें कि जहां से हम शुरुआत करते हैं, मतलब मटेरियल कॉज पे आ जाएं, तो मटेरियल कॉज प्राइमरी कॉज है या जो फाइनल कॉज है वह प्राइमरी कॉज है। आप कहोगे कि ये सर बड़ा अजीब सा सवाल लगता है, लेकिन ये ऐसे मत समझिए, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जब शुरू में ही मैंने कहा कि उद्देश्य की पूर्ववर्तीता के आधार पर किसी खास संरचना की, भौतिक पदार्थ की या जीव की व्याख्या की जानी है, तो जब ऐसी व्याख्या की जानी है तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो मटेरियल कॉज था उस मटेरियल कॉज का अस्तित्व कैसे आया। तो एक तो उत्तर हमारा यह होता है कि यह मूल कारण है, इसलिए यह अस्तित्व में है। और इसकी एक दूसरी व्याख्या होती है। दूसरी व्याख्या तब होती है जब चीजों को हम बीच से पकड़ लेते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं, तो अभी आपका विद्यार्थी होना यदि मटेरियल कॉज है, तो आपका कोई ना कोई फाइनल कॉज भी है। और वह फाइनल कॉज क्या है? वह फाइनल कॉज है एक अच्छा जीवन प्राप्त करना। और वह अच्छा जीवन आप कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? तो अच्छा जीवन आप प्राप्त करना चाहते हैं अध्यापक बन करके। तो जो आपको अध्यापन की नौकरी देगा वो हो गया निमित्त कारण, और यह जो अध्यापन करने का विचार है यह हो जाएगा आपका फॉर्मल कॉज, स्वरूप कारण। लेकिन जब आप एक अध्यापक बन जाएंगे तब क्या भावी जीवन के लिए आपके दूसरे लक्ष्य सामने नहीं आ जाएंगे? संभव है कि तब आपके जीवन में दूसरे लक्ष्य आ गए हों और आप उसकी ओर गति करेंगे। मान लीजिए आपको नौकरी मिल गई, इसके बाद आप विचार करते हैं कि अब हमें शादी विवाह करना चाहिए, घर बनाना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर जो लक्ष्य पहले से लेकर के चल रहे थे और एक जगह आकर के पूरा हो गया, वह बन जाएगा अब मटेरियल कॉज। और उस मटेरियल कॉज के आधार पर फिर आगे की आपकी यात्रा शुरू होगी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकृति में परिवर्तन को देखते हुए, सिटी स्टेट में परिवर्तन को देखते हुए और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन को देखते हुए सभी प्रकार के परिवर्तनों में यदि हमें कुछ विशिष्टता देखनी है, उसको महत्व देना है, उसको स्वीकार करना है, तब यह मानना पड़ेगा कि हर परिवर्तन के पीछे कुछ उद्देश्य है और वह उद्देश्य पहले से ही निर्धारित है। पहले से निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही लगातार परिवर्तन होता रहता है। और इस परिवर्तन के क्रम में एक बार जो फाइनल कॉज होता है वो कहीं पर आकर के किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मटेरियल कॉज का भी एक आधार प्रदान करने लग जाता है। अब यह जो विचार पूरा है अरस्तु का, उसको समझने के बाद हम कुछ और बातों का जिक्र आपके साथ करना चाहेंगे। और यहाँ पर हम उसकी किताब, अरस्तु की किताब मेटाफिजिक्स से एक दो उदाहरण देना चाहेंगे।
मेटाफिजिक्स में अरस्तु लिखते हैं कि नाउ इफ नेचर मेक्स नथिंग इनकम्प्लीट एंड नथिंग इन वेन, द इन्फ्रेंस मस्ट बी दैट शी हैज मेड ऑल एनिमल्स फॉर द सेक ऑफ मैन। ये बात अरस्तु लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि यदि हम यह मानते हैं कि प्रकृति ने कुछ भी व्यर्थ में निर्माण नहीं किया है, तो यह सब कुछ जो प्रकृति ने निर्माण किया है वह मनुष्य के लिए किया है। आगे वो कहते हैं, एंड सो इन वन पॉइंट ऑफ व्यू द आर्ट ऑफ वार इज अ नेचुरल आर्ट ऑफ एक्विजिशन, for the art of acquisition includes hunting, an art which we ought to practice against wild beasts and against men who though intended by nature to be governed। यहां अरस्तु जो बात कह रहे हैं वह आज के लोकतांत्रिक युग में थोड़ा सा हमें डराने वाला लगता है। डराने वाला इसलिए लगता है कि यहां यह अरस्तु बता रहे हैं कि हम यदि किसी पर आधिपत्य करना चाहते हैं, किस पर, जो बीस्ट है, वाइल्ड है, दास भी उसी कैटेगरी में आते हैं कभी कभी। क्यों करना चाह रहे हैं? इसलिए करना चाह रहे हैं कि यह प्रकृति की इच्छा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अरस्तु की टेलियोलॉजी का एक एंगल उस ओर जाता है जहां पर शक्तिशाली समुदाय को, शक्तिशाली समूह को और शासन को मनमाने तरीके से कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और इससे एक प्रकार की तानाशाही का जन्म हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक पक्ष तो यह हुआ। इसका एक दूसरा पक्ष भी होता है कि यदि हम यह मान लेते हैं कि उद्देश्य पहले से ही है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही गति है जीवन में, और उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, तो इसका मतलब यह भी होता है कि अरस्तु ने यह स्वीकार किया कि सार अस्तित्व का पूर्ववर्ती है। यह बिल्कुल एक ऐसा विचार बन जाता है जो शास्त्र के विचार से अलग है, और इसका संदर्भ फिर जा करके इससे जुड़ता है कि मनुष्य बीइंग इन इटसेल्फ है। और यदि मनुष्य बीइंग इन इटसेल्फ है तो एक मनुष्य होने में, एक चाकू होने में, फूल गोभी होने में और मेज होने में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। एक और दूसरी बात आती है कि यदि मनुष्य ऐसा नहीं है, एक मनुष्य का दूसरा स्वरूप है, क्योंकि मनुष्य एक चेतन प्राणी है, वह चेतन प्राणी होने के नाते दूसरों के हित पूर्ति का साधन नहीं बन सकता है। तो जो बात आगे चल करके शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य है वह बीइंग फॉर इटसेल्फ है, और जब हम बीइंग फॉर इटसेल्फ से शुरू करते हैं तब हम कह पाते हैं कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, मतलब मनुष्य अपने अस्तित्व के द्वारा ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। लेकिन यदि अरस्तु की उस बात को स्वीकार करते हैं जहां पर तर्क से यह निकलता है कि मनुष्य बीइंग इन इटसेल्फ है, इसका मतलब यह होता है कि मनुष्य का जो भाग्य है वही उसे किसी एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। और इस दृष्टि से यदि हम दास्ता को देखें, यदि हम महिलाओं के साथ जो दुराचार, अनाचार, कदाचार होते हैं उनको देखें, तो उन
चीजों की आलोचना के लिए हमारे आधार सीमित हो जाते हैं। अब साथ में हमें यह भी जान लेने का प्रयास करना चाहिए कि यह जो अरस्तु की टेलियोलॉजी है, क्या यह अरस्तु के बाद भी आगे चली या अरस्तु में आकर के प्लेटो के बाद प्लेटो से शुरू हुई और अरस्तु में आकर के रुक गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे भारतीय दर्शन में भी टेलियोलॉजी का विचार है और आप देखेंगे कि आगे चल करके हीगल ने भी एक टेलियोलॉजी का विकास किया है और इवन मार्क्स में भी टेलियोलॉजी का विचार आया है। टेलियोलॉजी का विचार इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कोई विचारक आइडियलिस्टिक है या कोई विचारक मैटेरियलिस्टिक है। कार्ल मार्क्स ने जैसे उदाहरण के लिए मैटर को नींव में रख दिया, इकोनॉमी को नींव में रख दिया, तो उस मैटर से, उस इकोनॉमी से आप देखिए कि फिर वो पूरी दुनिया को इवॉल्व होते हुए दिखाते हैं। और जब ये इवॉल्व होते हुए दिखाते हैं तो कई जगह उन्होंने अनेक रूपकों का प्रयोग किया है और उन रूपकों में से एक रूपक का इस्तेमाल मैं यहां करना चाहूंगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दूसरी जीवों में और मनुष्य में एक फर्क है। वो बहुत सारे फर्क की बात करते हैं, लेकिन हमारे काम की यहां एक बात है जो उसकी हम चर्चा करते रहेंगे, करना चाहेंगे। और वो मकड़ी का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मकड़ी जब जाल बनाती है तब उस जाल का खाका उसके दिमाग में पहले से नहीं होता है, लेकिन मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने से पहले उसका एक खाका अपने दिमाग में बनाता है। तो यह जो मार्क्स का विचार है उससे मार्क्सियन टेलियोलॉजी की भी एक धारा विकसित होती है और इस धारा को मैटर और इकोनॉमी से जोड़ के भी समझा जाता है। जब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद सबसे अधिक रैशनलाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम है और इसीलिए दुनिया की तमाम उत्पादन प्रणालियों को एक न एक दिन कभी न कभी पूंजीवाद में जाकर के कन्वर्ट हो जाना है, तो यह भी एक प्रकार की टेलियोलॉजी है। वास्तविकता यह है कि टेलियोलॉजी के विचार के बिना, स्वदेश्यता के विचार के बिना जीवन, जगत, राज्य और मनुष्य, जीवन और जगत का जो आपस में संबंध है, मनुष्य और राज्य का जो आपस में संबंध है, उनकी बहुत समुचित व्याख्या नहीं की जा सकती। यदि टेलियोलॉजी को हम न अपनाएं तो यह जो जगत है, यह जो भौतिक जगत है, उसमें सब कुछ हमें फ्री फ्लोटिंग एलिमेंट्स की तरह दिखाई पड़ेंगे। अब ये जो फ्री फ्लोटिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्यों एक दूसरे से सहयोग करते हैं, क्यों कभी कभी फिर एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो इसकी व्याख्या के लिए हमको कहीं न कहीं जा करके रुकना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम नहीं रुकेंगे तो हर बार हमें एक घटना के पीछे कुछ कारण मिलेंगे और सतह में जाएंगे तो दूसरे कारण मिलेंगे और सतह में जाएंगे तो हमको तीसरे कारण मिलेंगे और इस तरीके से हम एक अनवस्था दोष से ग्रसित हो जाएंगे। तो इस जगत में परिवर्तन क्यों होता है, सिटी स्टेट क्यों बना, दास क्यों हैं, स्त्रियों के ऊपर पुरुष का शासन क्यों है, और इस तरीके से एक पूरे यूनिवर्स की व्याख्या करने के लिए अरस्तु टेलियोलॉजी का जब सहारा लेते हैं तो इसके पीछे उनका उद्देश्य यह भी है कि वह अनवस्था दोष से बचें, क्योंकि अनवस्था दोष से बचे बिना हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह एक कठिनाई अरस्तु के सामने है। अब यह जो बात आई जहां पर हमने एक आलोचना करते हुए बीच में बताया था
कि अरस्तु के टेलियोलॉजी से किस प्रकार के दोष जन्म लेते हैं, लेकिन इन सबों को देखने का एक दूसरा एंगल भी है। और दूसरा एंगल यह है कि यदि रैशनलाइजेशन परिवर्तन की सबसे प्रेरक और मुख्य घटक है, जो फाइनल कॉज में आकर के दिखती है, और कई बार फाइनल कॉज को अरस्तु ने गॉड के रूप में भी रखा है, और तब वे उसे अनमूव मूवर कहते हैं। हिंदी में इसे हम कहेंगे कि उसे वे अचल संचालक कहते हैं। मतलब वो सब चीज के गति का स्रोत तो है, गति का कारण तो है, सब कुछ उसी ओर खींचे हुए तो जा रहे हैं, लेकिन वह स्वयं किसी की ओर खींचा हुआ नहीं जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम यदि एक रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया माने, तो इस रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया में किसी को किसी का दमन करना शामिल नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि रैशनलाइजेशन के प्रोसेस में मैटर को भी रैशनलाइज होना है, जो बीइंग्स हैं उनको भी रैशनलाइज होना है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी रैशनलाइजेशन होना है, उनको भी रैशनलाइज होना है। और पूरी इस रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया में यदि हम मानवीय हस्तक्षेप को अलग कर लें, एक ईश्वरीय योजना के रूप में इसे लेकर के चलें, तब हम यह देखेंगे कि तब चूंकि ईश्वर दया का स्रोत है, ईश्वर करुणा का स्रोत है, ईश्वर सहयोग का स्रोत है, और उसकी नजर में सभी एक बराबर है। इसीलिए टेलियोलॉजी की एक व्याख्या ऐसी भी होती है जिसमें हम यह प्रतिपादित कर सकते हैं कि यह जो शोषण के बीज होते हैं उससे मुक्ति का प्रयास शामिल है परिवर्तन की प्रक्रिया में। कार्ल मार्क्स ने इसी रूप में टेलियोलॉजी को लेकर के आगे चलने की कोशिश की थी। क्रिश्चियन मैथोलॉजी में भी एक टेलियोलॉजी पाई जाती है, लेकिन अभी आज के लेक्चर में हमें उस ओर नहीं जाना है। हम यहाँ पर एक और पक्ष की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, और वह यह है कि जिस टेलियोलॉजी का विचार अरस्तु ने दिया है, क्या वे खुद उस पर अडिग रहते हैं, या कुछ दूसरे ऐसे तत्व हैं जो अरस्तु के टेलियोलॉजी के विचार को प्रभावित कर देते हैं। और इस लिहाज से मैं आपके सामने एक जो प्रस्तुत करना चाहूंगा अरस्तु के चिंतन का आयाम, वह यह है कि अरस्तु के चिंतन में अनुभववाद भी शामिल है। उनके चिंतन में तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। जब वे क्रांति के विचार पर आते हैं, शासन व्यवस्थाओं में क्रांति क्यों होती है, इन क्रांतियों को कैसे रोका जा सकता है, इन मुद्दों पर जब वो बातचीत करते रहते हैं, तब क्या उनकी टेलियोलॉजी वहां पर उनका साथ देती है, या उनका जो अनुभववाद है, इम्पिरिसिज्म है, वे उससे काम चलाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर हम अरस्तु के विचार को थोड़ा सा बटा हुआ पाते हैं। उसको आप ऐसे समझें कि यदि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और अरस्तु ने पहले ही कहा कि प्रकृति व्यर्थ में किसी चीज को नहीं बनाती है, तो प्रकृति ने जो असंतोष के विचार को जन्म दिया, तो इस असंतोष को भी तो कहीं ना कहीं जा करके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना था, उसका भी तो फाइनल कॉज है, तो उसे बीच में ही रोक देने की क्या जरूरत है। मतलब क्या मनुष्य के पास प्रकृति से अधिक बड़ी शक्ति है? पूरे अरस्तु के चिंतन संसार को देखिए और उस समय के ग्रीक चिंतन के संसार को देखिए, तो यह पूरी प्रकृति मनुष्य को दी गई है उपभोग करने के लिए।
और जाहिर सी बात है कि हम उस समय के समाज को यह नहीं कह सकते हैं कि वह लोकतांत्रिक समाज था, वह एक समतावादी समाज था और उसमें ऐसे प्रयास किए जाते थे, ऐसे संस्थाओं को बनाने का प्रयास होता था जिसमें सभी का कल्याण निहित हो। ऐसा नहीं था। इसीलिए अरस्तु क्या करते हैं कि वह अपने अनुभववाद का प्रयोग करके कई बार जो टेलियोलॉजी की उनकी खुद की थ्योरी है उस पर कुछ बंदिशें लगाने की कोशिश करते हैं। अब यह जो उनकी कोशिश है, जो उनके एम्पिरिसिज्म की ओर से आती है, तो उस एम्पिरिसिज्म के बारे में एक बात यहां बिल्कुल स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि जो अरस्तु का एम्पिरिसिज्म है वह कोई जॉन लॉक की तरह का एम्पिरिसिज्म नहीं था। कोशिश वो ये दिखाने की करते हैं कि उनकी जो क्रांतियों को बीच में रोक देने की, सुधार कर लेने की मंशा है, यह भी वास्तव में उस चेतना की मंशा है जो विद्यमान पहले से ही है। अब यदि हम क्रांति को भी एक बार समझ लेने की कोशिश करें टेलियोलॉजी के विचार से और यहां यह खोजने का कोशिश करें कि क्रांति में उपादान कारण क्या है, तो हम कहेंगे कि ये क्रांति में जो उपादान कारण है, मटेरियल कॉज है, वह क्या है? वो असंतोष है। असंतोष लोगों में है और इस असंतोष के बाद जो मटेरियल कॉज आ गया, मटेरियल कॉज में हम देखते हैं कि असंतोष है, तो फिर यहां पर एक निमित्त कारण की जरूरत है जो इस असंतोष को संगठित करे। तो जो इस असंतोष को संगठित करने वाला व्यक्ति, वर्ग, समुदाय या समूह है, उसका जो नेतृत्व करने वाला है उसे हम निमित्त कारण कहेंगे, इफिशिएंट कॉज कहेंगे। और क्रांति कब कैसे लाई जाएगी, मतलब इसकी जो आइडिया है, विचार क्रांति का है, उसे हम फॉर्मल कॉज कहेंगे। और जब क्रांति हो गई किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो कोई लक्ष्य मिल जाएगा ना, व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, तो वह फाइनल कॉज है। तो हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कि चाहे सिटी स्टेट का विचार हो, चाहे दास्ता का विचार हो, चाहे क्रांति का विचार हो, इन सब चीजों की व्याख्या हम अरस्तु के सोद्देश्यता सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यह तो सिर्फ राजनीति शास्त्र के संदर्भ में समझने समझाने के लिए इतनी बातें मैं कहा, लेकिन हकीकत यह है कि अरस्तु का जो सोद्देश्यता का सिद्धांत है, उस सोद्देश्यता के सिद्धांत को वह पूरे यूनिवर्स की व्याख्या के लिए, पूरे प्रकृति की व्याख्या के लिए उसको लागू करते हैं। और यह जो सोद्देश्यता का विचार था, जिसको मैंने 4 कारण के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, उसको थोड़ा हम और नीचे उतर करके और थोड़ा सरल करके और समझाने का प्रयास करें। तो हम कहेंगे कि अरस्तु के सोद्देश्यता के सिद्धांत का आधार क्या है? तो आधार यह है सार की प्राथमिकता, मतलब प्राइमेसी ऑफ सब्सटेंस। अब ये प्राइमेसी ऑफ सब्सटेंस क्या है? तो अरस्तु के अनुसार जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है वह सार है। सार अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं करता है। प्लेटो में यह बात नहीं थी। प्लेटो ने सार्वभौमिक को सार बताया था, किंतु अरस्तु के अनुसार सार्वभौमिक मात्र एक विधेय है, प्रेडिकेट है, मतलब वो लक्ष्य बन सकता है लेकिन वह सब्सटेंस नहीं है। तो सब्सटेंस के जरिए हम क्या हो सकता है? एक वर्ग की सभी वस्तुओं को समझ सकते हैं। जैसे गाय में गौत्व, मतलब गाय होने का, या ऐसे कहिए मनुष्य में मनुष्यत्व, तो मनुष्यत्व प्रेडिकेट है और एक मनुष्य का होना वो क्या है? वो सब्सटेंस है। ठीक है। तो
अरस्तु क्या मान रहे हैं? अरस्तु मान रहे हैं कि जो सब्सटेंस है वह प्राथमिक है, उसकी प्राइमेसी है। और जब उसकी प्राइमेसी है सब्सटेंस की, तो अरस्तु के लिए फिर यह दिखाना होता है कि वह जो विशिष्ट है वह किन उद्देश्यों से फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने विधेय को प्राप्त करने के लिए, मतलब मनुष्य है तो मनुष्यत्व को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होगा, यह दिखाने का प्रयास करते हैं। प्राइमेसी ऑफ सब्सटेंस में हम ये बात कहेंगे। दूसरी बात यह थी कि प्लेटो का जो आइडिया का, यानी कि प्रत्यय का, विचारों का सिद्धांत था, उसको जिसे वो आइडिया ऑफ गुड कहते थे, तो उस आइडिया ऑफ गुड को अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया है, हालांकि पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया है। पर अरस्तु क्या कह रहे थे? प्लेटो क्या कह रहे थे? प्लेटो कह रहे थे कि ये जो आइडिया ऑफ गुड है, शिव का विचार है, वो कहाँ रहता है? वो इस जगत में नहीं है, वो इस जगत से परे है, कहीं स्वर्ग टाइप की कोई जगह है। ये मतलब उसे आइडिया ऑफ वर्ल्ड ही प्लेटो कहते हैं। यह वहां पर रहता है, और जब वह वहां पर रहता है तो उसके जरिए इस जगत में होने वाले परिवर्तनों को कैसे समझाया जाए, इसमें अरस्तु को कुछ परेशानी नजर आती है। और वह परेशानी क्या आ गई, क्यों आ गई? क्योंकि अरस्तु जो कुछ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हैं, उसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते थे। वह उस तरह के एक परम सत्य को सामने नहीं लाना चाह रहे थे जिसकी बात कभी प्लेटो ने किया था। और जब उनको इस तरीके से एक एम्पिरिकल, एक ऑब्जर्वेबल डिसिप्लिन बनाने की जरूरत थी, तब फिर वह क्या प्रयास करते हैं? वह अपने कारणता के सिद्धांत को लेकर के आते हैं, जहां पर वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो सब्सटेंस है वह प्रेडिकेट की ओर, मतलब अपने विधेय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर क्यों आगे जाने की कोशिश करेगा। यहां इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लेटो के चिंतन में जो सब्सटेंस है और जो प्रेडिकेट है, उनमें बहुत विभाजन नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न तरीके से जुड़े हुए हैं। लेकिन उस चीज को यदि हम देखते हैं तो हम पूरी तरीके से आइडियलिस्ट हो जाते हैं। और अरस्तु का जो चिंतन है उसमें उस तरह का आइडियलिज्म नहीं है जो प्लेटो में हुआ करता था। इसीलिए उनको कुछ ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स की जरूरत थी, और इसके लिए वो अपने कारणता के सिद्धांत को लेकर के आते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो अरस्तु हैं, अरस्तु का जो मेन पैराडाइम है, वो उनका जो मुख्य संदर्श है, वह बायोलॉजी का पैराडाइम है। और आपको तो यह पता ही होगा कि अरस्तु एक जीव विज्ञानी भी थे, वो डॉक्टरी के पेशे से भी जुड़े हुए थे। तो वह शरीर क्रिया विज्ञान में क्या पाते हैं कि मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जो उसके अंग हैं, वे सारे अंग मिल करके किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बने हैं। जैसे हमारा फेफड़ा होता है, तो फेफड़े की वजह से क्या होता है कि हम श्वास लेते हैं। अब क्या है कि फेफड़ा से हम श्वास लेते हैं, उसको एक खास जगह पे रहना है, इसकी वजह से उसका एक खास प्रकार का आकार है, खास प्रकार की उसकी बनावट है। ये जीव विज्ञान का ऐसा प्रभाव है जो अरस्तु को आगे चल करके एक टेलियोलॉजी विकसित करने के लिए उनको प्रेरित करता है। फिर अरस्तु देखते हैं कि मनुष्य का जो पूरा शरीर है वह उसके मस्तिष्क से गवर्न होता है। तो यह जो एनोलॉजी है,
इस एनोलॉजी को भी वह पूरे यूनिवर्स पर, पूरे सृष्टि पर लागू करके दिखाना चाहते हैं। जब वह कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है, उसी प्रकार से मास्टर को, स्वामी को दास पर और पुरुष को स्त्री पर शासन करना चाहिए। तो ये सारी बातें भी उनकी टेलियोलॉजी से ही निकल करके सामने आती हैं। जब वह एक और एनोलॉजी का सहारा लेते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल, यह वो राज्य और मनुष्य के बीच में जो संबंध है उसकी व्याख्या करने के लिए तो इसका सहारा लेते ही हैं, और साथ में वे इसके जरिए यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि जब राज्य की पूर्ववर्तीता को मान लिया जाएगा, इसका मतलब यह होगा कि उद्देश्य पहले से तय है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य गतिशील हुआ है। वह सिटी स्टेट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिशील हुआ है, और वह गतिशीलता शुरू में उसमें आती है दो चीजों से। उसमें एक तो आत्म प्रेम है, आत्मरक्षण की भावना है, सहयोग की भावना है, और दूसरा उसमें एक यौन लिप्सा है। तो यौन लिप्सा की वजह से स्त्री और पुरुष आके मिलते हैं। इससे वैवाहिक संबंध, परिवार जैसा एक संस्था बनती है, और जो संरक्षण की भावना है उसकी वजह से दास और स्वामी आकर के मिलते हैं, और इससे परिवार थोड़ा और विकसित होकर के पूर्ण होता है, क्योंकि परिवार में संपत्ति भी चाहिए और संपत्ति का एक उपकरण दास भी है। तो यहां पर क्या हुआ कि शुरू में जो सब्सटेंस है, मैटर है, जो मटेरियल कॉज है, वह एक चक्र पूरा कर लिया, वो बन गया, परिवार बन गया। लेकिन इसके बाद भी विकास होना है। तो अब क्या होगा कि यह जो परिवार है, वह परिवार अब एक मटेरियल कॉज के रूप में काम करेगा, और मटेरियल कॉज के रूप में जब ये काम करेगा, इसमें फिर से आगे प्रगति होगी, तो परिणाम क्या होगा कि फिर से हमारे पास इफिशिएंट कॉज आएंगे, फॉर्मल कॉज आएंगे, फाइनल कॉज आएंगे, और फिर एक ग्रामीण समुदाय बन जाएगा। और ग्रामीण समुदाय भी चूंकि एक पूर्ण समुदाय नहीं है, उसमें पूर्णता नहीं आई है, तो उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए फिर से क्या हो जाएगा कि जो परिवार और ग्रामीण समुदाय थे, ये सब मिलकर के मटेरियल कॉज की तरह काम करेंगे, और फिर से सामने आएगा वही इफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज, और वहां पर आकर के एक सिटी स्टेट का निर्माण हो जाएगा। अब इतनी जो बातें मैंने आपको अरस्तु के टेलियोलॉजी को लेकर के बताई, इसकी बहुत से आधारों पर आलोचना की गई है। कुछ आलोचनाओं से आपको मैंने रूबरू कराने की कोशिश की है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी और आलोचनाएं की जाती हैं। हम अभी उस ओर जाने का प्रयास नहीं करेंगे, और आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और मैं उनका जवाब देने का निश्चित ही प्रयास करूंगा। और यदि कभी ऐसा हुआ कि किसी व्यस्तता के कारण मैं जल्दी जवाब नहीं दे पाया, तो इसका मतलब आप यह मत मानिएगा कि मैं उसका जवाब नहीं देने वाला हूं या इग्नोर कर दिया हूं। यदि आप कोई गंभीर सवाल पूछेंगे तो निश्चित ही उससे मुझे और भी बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।